about the electrolytic cell. We have already discussed about one type of electrochemical cell, galvanic cell. Next we take electrolytic cell and electrolysis. So इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, इसको समझने के लिए सपोज करो हमने क्या किया, एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने डाला NaCl मोल्टन और फ्यूज्ड भी कह सकते हो तुम। मोल्टन और फ्यूज्ड का मतलब पिघला हुआ NaCl इसके अंदर डाला। तो जब हम NaCl को पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे, लिक्विफाइड करेंगे तो वो आयनाइज हो जाएगा, आयन सेपरेट हो जाएंगे। जब तक NaCl सॉलिड है तब तो लेडीज के अंदर सोडियम आयन और जो क्लोराइड आयन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, बाइंड है। लेकिन जब हम उसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगी और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो होंगे वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि इस बीकर के अंदर क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन जो हो वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो अब अगर हम इसके अंदर क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, यहाँ पर क्या मोल्टन NaCl और इसमें क्या है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन जो हो रैंडमली मूव कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करें, इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे पास करेंगे, कोई भी दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, ग्रेफाइट के लगाएंगे या मेटल इलेक्ट्रोड लगाएंगे और उनको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करेंगे तो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। अब ये आयंस पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये आयंस क्या होंगे, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे जो सोडियम आयन है वो मूव करेंगे, कटायन जो है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और अनायन किधर मूव करेंगे, एनोड। cation move toward the cathode because cathode rod is negatively charged, and anion move toward the anode because anode rod is positively charged. जो आयंस होंगे वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे और वहां पर क्या होगा, वहां पर वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज होने का मतलब कटायन क्या करेगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिड्यूस हो जाएगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अनायन एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कटायन अंडरगो रिडक्शन इन कैथोड एंड कन्वर्ट इनटू एटम्स। अनायन अंडरगो ऑक्सीडेशन इन एनोड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू एटम्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्चार्ज। So when we pass the electricity in molten or aqueous, if we take the aqueous NaCl, अगर यहाँ पर हम aqueous NaCl ले लेते तो भी वहां पर क्या होते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन होते ना। वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर या अपनी मोल्टन फॉर्म में आयनाइज हो जाए, आयंस में टूट जाए, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टन या aqueous सॉल्यूशन डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो सब्सटेंस आयनाइज हो जाए, आयंस में टूट जाए, मोल्टन फॉर्म में या किसकी प्रेजेंस में या अपने सॉल्यूशन के अंदर। दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टन सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, फ्री आयंस पड़े हैं। और ऐसे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होंगे वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और वहां पर डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज का मतलब कटायंस रिड्यूस हो जाएंगे और अनायन क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड द डिवाइस इन व्हिच इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है इलेक्ट्रोलाइसिस की। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड in molten or aqueous solution of electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टन या aqueous सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वहां जो आयंस होंगे वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना, आयंस मूव टुवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रोड। आयंस होंगे वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे एंड गेट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मीन अंडरगो ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड, and this is known as electrolysis and the cell or device is known as electrolytic cell. जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की थी तब तक आयंस रैंडमली मूव कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद आयंस ने क्या किया, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव किया और वहां पर डिस्चार्ज
डिस्चार्ज हो गए, कटायंस रिड्यूस हो गए कैथोड के ऊपर और अनायन ऑक्सीडाइज हो गए एनोड के ऊपर। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous or molten solution of electrolyte, ions get discharged in a positively charged electron and get discharged. This whole process is known as electrolysis, and the device in which electrolysis take place is known as electrolytic cell. Now today we discuss the electrolytic product of some electrolyte. कुछ इलेक्ट्रोलाइट के हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट यहाँ पर लेंगे। एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि हम जैसे मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो कैथोड और एनोड के ऊपर क्या क्या रिएक्शन होंगी और वहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैथोड और एनोड के ऊपर क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टन या एक्वस NaCl के अंदर जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस पास करते हैं तो कैथोड और एनोड के ऊपर हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, उनको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट। ये सब किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो हमने अब तक पढ़ी है गैल्वेनिक सेल का यूज करके, जो हमने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डाटा पढ़ा है उसके ऊपर बेस करती है। बट एग्जाम में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपको नहीं दी जाती, तो हमें क्या करना है, रिजल्ट याद रखने हैं। तो यहाँ पर अब हम कुछ एक इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, या तो उनके मोल्टन सॉल्यूशन लेंगे या फिर उनका क्या लेंगे, हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। और मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट कैथोड एनोड या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हमें ऑब्टेन मिलेगा, क्या हमें मिलेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोल्टन फॉर्म है, पिघला हुआ इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड। हमारे पास क्या, मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड। अब मोल्टन फॉर्म में है तो सोडियम किस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो क्या देगा ये Na पॉजिटिव आयन, और क्या देगा ये Br नेगेटिव आयन। Na पॉजिटिव आयन जो होगा वो मूव करेगा कैथोड की तरफ, ये कैथोड के ऊपर की साइड मूव करेगा, और कैथोड के ऊपर इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, यानी कि कैथोड रोड से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम मेटल में। Br नेगेटिव आयन जो है वो मूव करेगा किस साइड, एनोड की साइड, अपोजिटली चार्ज रोड की तरफ मूव करेंगे ना, तो Br नेगेटिव आयन अनायन मूव करेगा एनोड की साइड, और वहां पर इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा Br नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोमीन गैस, हाफ ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास नेट प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे, कैथोड पे सोडियम मेटल मिलेगी और एनोड पे क्या बनेगी, ब्रोमीन गैस। इन दोनों हाफ इक्वेशन को हम जोड़ के प्रोडक्ट लिख सकते हैं। दोनों हाफ इक्वेशन को जोड़ते दौरान इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, सोडियम आयन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर ब्रोमाइड आयन ने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, लॉस। तो नेट रिएक्शन लिख देंगे हम दोनों की। तो नेट रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, Na पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम मेटल और प्लस ब्रोमीन गैस। प्रोडक्ट भी याद रखने, सोडियम मेटल कहाँ पर ऑब्टेन होगी, कैथोड पे, और ब्रोमीन गैस कहाँ पर ऑब्टेन होगी, एनोड पे। सो दीज आर द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ मोल्टन NaBr. When we do the electrolysis of molten NaBr, then we obtain sodium metal at cathode and bromine gas at anode. In the same way we take molten lead bromide. Next हमारे पास क्या है, molten PbBr2, मोल्टन PbBr2। अब PbBr2 को लेड ब्रोमाइड को आप पिघलाओगे तो लेड आयन और ब्रोमाइड आयन जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। तो कौन कौन से आयन होंगे इसमें, Pb2 पॉजिटिव आयन और Br नेगेटिव आयन। अब Pb2 पॉजिटिव आयन किधर मूव करेगा, कैथोड के ऊपर, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन कटायन कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और वहां पर क्या होगा, कटायन क्या करेगा, कैथोड रोड इलेक्ट्रॉन रीच होती है, इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो Pb2 positive ion undergo reduction at cathode and convert into lead metal. ब्रोमाइड आयन जो होगा वो मूव करेगा एनोड की साइड, और एनोड के ऊपर इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, Br नेगेटिव आयन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्रोमीन, हाफ ब्रोमीन गैस में, प्लस साथ में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा।
अब इन दोनों प्रोसेस को, यानी कि एनोड के ऊपर क्या हो गया, ब्रोमाइड आयन ऑक्सीडाइज होकर ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो गया, कैथोड के ऊपर जो लेड आयन थे Pb2 पॉजिटिव आयन वो लेड में कन्वर्ट हो गए। अब दोनों को जोड़ के हम ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है 1, तो इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2Br नेगेटिव आयन टू फॉर्म Br2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव टू फॉर्म Pb मेटल प्लस ब्रोमीन गैस। तो these are the electrolytic product of molten lead bromide. Lead metal obtained at cathode and bromine gas obtained at anode. अब किसी भी सब्सटेंस के अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपने मोल्टन फॉर्म में डाल रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो उसके अंदर जो आयंस होंगे वो सिर्फ उस इलेक्ट्रोलाइट के ही होंगे ना। तो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइसिस करना बहुत ईजी है, क्योंकि वहां पर एक ही टाइप के कटायन होंगे और एक ही टाइप के क्या होंगे अनायन। तो एक ही टाइप के कटायन है तो वही कैथोड के ऊपर रिड्यूस हो जाएंगे, और एक ही टाइप के अनायन है तो वही एनोड के ऊपर क्या हो जाएंगे ऑक्सीडाइज। लेकिन अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन भरते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो वहां पर क्या होंगे हमारे पास एक तो वाटर भी होगा, वाटर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है एनोड के ऊपर, या वाटर का कैथोड के ऊपर रिडक्शन भी हो सकता है। तो वहां पर क्या होगा, एक तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके कटायन और अनायन होंगे, तो कटायन क्या होंगे कैथोड के ऊपर रिड्यूस हो सकते हैं, दूसरा वाटर का भी हो सकता है रिडक्शन। इसी तरह से एनोड के ऊपर या तो जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया उसके अनायन का ऑक्सीडेशन होगा या वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। तो वहां पर क्या होगा एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेंगी, तो किसका प्रेफरेंसली ऑक्सीडेशन किसका होगा एनोड के ऊपर, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी, और प्रेफरेंसली रिडक्शन किसका होगा कैथोड के ऊपर, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो वहां पर हमारे पास क्या रहेंगे एक से ज्यादा टाइप के कैथोड के ऊपर रिएक्शन और एक से ज्यादा टाइप के एनोड के ऊपर रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहेंगी। कौन सी होगी वो हमें कौन डिसाइड करेगा, किससे पता चलेगा, हमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू डिसाइड करेगी। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of some electrolyte. Now we take the electrolysis of some aqueous solution of electrolyte. अब तक मैंने आपको बताया था कि अगर हम मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो वहां पर तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट के कटायन और अनायन होंगे एक ही टाइप के कटायन और एक ही टाइप के अनायन होंगे। जैसे मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड लिया तो हमारे पास कटायन सिर्फ सोडियम आयन था और अनायन ब्रोमाइड आयन था। तो वहां पर क्या होगा कटायन कैथोड के ऊपर रिड्यूस हो जाएगा और अनायन जो होगा वो एनोड के ऊपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है, एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है, तो वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के कटायन और अनायन भी होंगे, साथ में वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो वहां पर क्या होगा जो रिडक्शन हो सकता है कैथोड के ऊपर रिडक्शन वाटर का भी हो सकता है, और हमने जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे इलेक्ट्रोलाइट के जो अंदर जो कटायन है उसका भी हो सकता है। रिडक्शन उसका होगा जिसकी कैथोड के ऊपर रिडक्शन उसका होगा जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगी। इन द सेम वे एट एनोड either वाटर और अनायन अंडरगो ऑक्सीडेशन। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन वाटर का भी हो सकता है, यानी कि और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अनायन का भी हो सकता है, बट किसका होगा जिसकी एसओपी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर हमारे पास जो हमने इलेक्ट्रोलाइट जो डाल रखा है, जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल रखा है, उसमें अगर 2 या 2 से ज्यादा कटायन प्रेजेंट है तो उस कटायन का रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि वो कटायन पहले डिस्चार्ज होगा जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा है। इफ आवर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेन 2 or more type of cations, then that cation discharge first which has more or high SRP value। डिस्चार्ज होने का मतलब रिडक्शन, उस कटायन का रिडक्शन पहले होगा कैथोड के ऊपर जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगी, चाहे वो कटायन का वाटर के साथ कंपैरिजन करे या 2 कटायन का कंपैरिजन करे। जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगी, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी, वो कैथोड के ऊपर पहले रिड्यूस होगा, यानी वो पहले डिस्चार्ज होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है नोट में, इफ सॉल्यूशन कंटेन 2 or more cation, if our solution contain 2 or more cation having
more value of SRP will discharge first at cathode. कैथोड के ऊपर उस कटायन का डिस्चार्ज यानी कि वो कटायन पहले रिड्यूस हो जाएगा जिसके SRP वैल्यू ज्यादा है. In this same way, if solution contain 2 or more anions, then that anion discharge first at anode which have high value of SOP. अगर 2 या 2 से ज्यादा अनायन aqueous सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो उस अनायन का ऑक्सीडेशन एनोड पे पहले हो जाएगा जिसकी एसओपी वैल्यू ज्यादा है. एसओपी वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा. और एनोड के ऊपर कौन सी प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेशन. उस अनायन का ऑक्सीडेशन पहले होगा जिसकी एसओपी वैल्यू ज्यादा होगी. अगर 2 या 2 से ज्यादा अनायन है या अनायन और वाटर के बीच में कंपेरिजन चल रहा है, अगर अनायन की एसओपी वैल्यू ज्यादा है वाटर से तो ऑक्सीडेशन अनायन का हो जाएगा, या वाइस वर्सा. अगर वाटर की ज्यादा होगी एसओपी वैल्यू अनायन के कंपैरिजन में तो ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा? वाटर का. इसी तरह से कटायन और वाटर के साथ कंपैरिजन करें, अगर कटायन की एसआरपी वैल्यू ज्यादा है तो कटायन के ऊपर रिडक्शन किसका हो जाएगा? कटायन का. और अगर वाटर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है तो रिडक्शन किसका हो जाएगा? वाटर का. तो इन बातों को ध्यान में रख के हमें क्या करने हैं, अब हम कुछ एक इलेक्ट्रोलाइट्स के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और वहां पर क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, वो हमें याद रखना है. ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, लेकिन आपको वहां पर इनोड वैल्यूज हो सकता है एसआरपी और एसओपी वैल्यू गिवन ना हो, इसलिए आपको ये रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे. यहाँ पर तो मैं विद आपको एसआरपी और एसओपी वैल्यू के साथ ये रिजल्ट्स करवा रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको एसओपी और एसआरपी वैल्यू अगर ना दी जाए तो आपको रिजल्ट याद रखने हैं. आपको याद रखना है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होती है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं एक्वस सोडियम ब्रोमाइड. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम ब्रोमाइड. अब हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम ब्रोमाइड. एक्वस सोडियम ब्रोमाइड ले रखा है, तो अब सोडियम ब्रोमाइड के पास आयन कौन कौन से? अन्य पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव और साथ में है वाटर. वाटर तो आयनाइज नहीं होता, वाटर अनआयनाइज्ड फॉर्म में पड़ा है. तो अब हमारे पास क्या है एनोड के ऊपर. एनोड के ऊपर कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती है? या तो ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीडेशन हो सकता है या ऑक्सीडेशन किसका होगा? वाटर का. हम दोनों प्रोसेस लिख लेते हैं. ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रोमीन एटम में. सिंगल ब्रोमीन एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2Br नेगेटिव आयन कन्वर्ट इनटू ब्रोमीन गैस बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. ये प्रोसेस हो जाएगी. 2Br नेगेटिव, एक Br नेगेटिव आयन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ब्रोमीन एटम में कन्वर्ट होगा, बट 2 ब्रोमीन एटम आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे? Br2 ब्रोमीन गैस. तो ये प्रोसेस होगी. अब इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन. इसकी जो एसओपी वैल्यू होती है, एसओपी होती है वो -1.03 वोल्ट होती है. ब्रोमाइड आयन की जो एसओपी वैल्यू है वो -1.03 वोल्ट होती है. दूसरी प्रोसेस क्या हो सकती है? वाटर का हो सकता है. ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है? वाटर का. तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? अगर वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? O2 प्लस H पॉजिटिव आयन. तो मैं यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2H2 ले लूँ, O2 प्लस 4H पॉजिटिव आयन. ऑक्सीडेशन हुआ है वाटर का, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? H पॉजिटिव आयन जो है. अब H पॉजिटिव आयन तो यहाँ वाटर जो वो यहाँ वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर भी H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में है और यहाँ पर भी H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में है. तो यहाँ पर ऑक्सीजन -2 में थी तो ऑक्सीजन -2 से कहाँ चली गई? 0 में. तो वाटर के अंदर ऑक्सीडाइज होने वाला पार्ट कौन है? ऑक्सीजन है. एक ऑक्सीजन एटम -2 से कहाँ जा रही है? 0 पे जा रही है. यानी कि एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है? 2 का. और कितनी ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुई है? 2. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन का. वाटर का ऑक्सीडेशन. और वाटर की जो एसओपी वैल्यू है वो होती है -1.23 वोल्ट. हेलो. तो फिर क्या हुआ ना हमारे पास जो एसओपी वैल्यू, अब हम देखेंगे कि जिसकी एसओपी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, उसी का वही प्रोसेस होगी. एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसकी एसओपी वैल्यू ज्यादा है. तो
एसओपी वैल्यू किसकी ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये क्या है, लो है। तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, एनोड के ऊपर ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ब्रोमीन गैस लिबरेट होगी एनोड पे। जिसकी एसओपी वैल्यू ज्यादा होगी ब्रोमीन पे उसी का ऑक्सीडेशन होगा। अगर दो प्रोसेस वहां पर हो सकती है तो प्रेफरेंसली वो प्रोसेस होगी जिसकी एसओपी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो ब्रोमाइड आयन की एसओपी वैल्यू -1.03 वोल्ट है और वाटर की है -1.23 वोल्ट। सो ब्रोमाइड आयन अंडरगो ऑक्सीडेशन, सो दिस प्रोसेस टेक प्लेस एट एनोड। ये प्रोसेस नहीं होगी। अब हम लेते हैं कैथोड पे। अब कैथोड पे रिडक्शन या तो कटायन का होगा, अन्य पॉजिटिव आयन का, या वाटर का होगा। अब अन्य पॉजिटिव आयन का अगर रिडक्शन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सोडियम मेटल में। और इसकी एसआरपी वैल्यू जो है वो होती है -2.43 वोल्ट इसकी वैल्यू होती है। इसी तरह से हम वाटर का ले लेते हैं रिडक्शन। वाटर का अगर रिडक्शन होता है तो ये एक तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस में, और एक OH नेगेटिव आयन में। देखो वाटर का रिडक्शन कैसे हुआ, वाटर में यहाँ पर हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो किस में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +1 से कहाँ चला गया, 0 में। ऑक्सीजन -2 में थी, -2 में है। ये हाइड्रोजन +1 में थे, ये हाइड्रोजन +1 में ही है। यानी कि जो दो हाइड्रोजन है वो कहाँ चले गए। अब इसको हम बैलेंस करें, बैलेंस नहीं है ये हमारी इक्वेशन, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2OH नेगेटिव आयन लगा देते हैं और इसके आगे भी हम 2 लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो है वो तो -2 में है, यहाँ पर भी -2 में है। ये जो दो हाइड्रोजन है वो अभी भी +1 में है, +1 में है। इन 4 हाइड्रोजन में से ये जो दो हाइड्रोजन है वो +1 से कहाँ चले गए, 0 में चले गए। +1 से 0 में कितने हाइड्रोजन गए, 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो दो हाइड्रोजन तो अभी भी क्या है, +1 में ही है। ऑक्सीजन अभी भी दोनों क्या है, -2 में ही। दो हाइड्रोजन +1 से कहाँ चले गए, एक हाइड्रोजन +1 से 0 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1, और 2 जा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का कितने का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। इसके बाद हम फैराडे लॉ भी पढ़ेंगे, वहां पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई हाफ प्रोसेस लिख रहे हो, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हाफ प्रोसेस, तो नेट इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल राइट इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल करने के लिए। तो आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि नेट इलेक्ट्रॉन का कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब लॉस या गेन हो रहे हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस कौन सी कहाँ पर चल रही है, रिडक्शन चल रहा है कहाँ पर, कैथोड पे। तो अब एसआरपी वाटर की जो होती है, एसआरपी वाटर की होती है -0.83 वोल्ट। वाटर की एसआरपी -0.83 वोल्ट। अब कैथोड के ऊपर रिडक्शन उसका होगा जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगी। किसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, वाटर की एसआरपी वैल्यू ज्यादा है। मैंने अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इससे पहले लास्ट लेक्चर में बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि जिन मेटल्स की एसआरपी वैल्यू -0.83 वाटर से कम होगी उन मेटल को हम उनके एक्वस सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो कैथोड के ऊपर कौन सी प्रोसेस होगी, ये कैथोड पे हुई वाटर का होगा रिडक्शन। सोडियम आयन तो क्या रहेगा, ये प्रोसेस तो होगी ही नहीं, यानी कि जो सोडियम आयन है वो तो एक्वस सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। तो अब दोनों प्रोसेस, एनोड के ऊपर ये प्रोसेस होगी और कैथोड के ऊपर ये प्रोसेस होगी। हमने ये किससे पता लगाया, एसआरपी और एसओपी वैल्यू से, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डाटा से। बट एग्जाम में आपको डाटा नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं। अब नेट प्रोसेस लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट और यहाँ पर भी दोनों का है, तो नेट जोड़ देते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2H2O प्लस 2Br नेगेटिव आयन, क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस प्लस 2OH नेगेटिव आयन प्लस ब्रोमीन गैस। तो ये नेट प्रोडक्ट हो जाएगा एक्वस सोडियम ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलाइसिस का नेट प्रोडक्ट। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर लिबरेट होगी, कैथोड पे, ये कैथोड पे। ब्रोमीन गैस लिबरेट आउट हुई कहाँ पर, एनोड पे। ये भी याद रखना जरूरी है कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पे लिबरेट आउट हुई और ब्रोमीन गैस एनोड पे लिबरेट आउट हुई। OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है, Na पॉजिटिव और साथ में क्या पड़ा है, OH नेगेटिव, इससे क्या बन जाएगा, NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन हो जाएगी। OH नेगेटिव आयन बन रहा है साथ में, वाटर का जब रिडक्शन हो रहा है तो OH नेगेटिव आयन बनता जा रहा है। सोडियम
अन्य पॉजिटिव और OH नेगेटिव सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बना रहे हैं, तो ये इसका साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा मॉडर्न NaCl की, सॉरी एक्वस Br की इलेक्ट्रोलाइसिस से। अब तुम देख रहे हो कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होती जाएगी, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज। तो POH भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। pH क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो POH डिक्रीज होगी, POH डिक्रीज होगी तो pH इंक्रीज होगी, pH इंक्रीज होगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। और pH जो होगी वो क्या होगी सॉल्यूशन की, ग्रेटर देन 7। तो तुमसे ऐसे भी रिजल्ट पूछ लिया जाएगा कि अगर हम एक्वा सोडियम ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद, अब देखो स्टार्टिंग में अगर NaBr को वाटर के अंदर घोलेंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, pH 7 होगी ना। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होती जाएगी, चाहे तो ये कह लो कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, या ये कह लो कि pH बढ़ती जाएगी, तो सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बचेगा उसकी pH 7 नहीं रहेगी बल्कि मोर देन 7 रहेगी। तो ये थी हमारे पास एक्वस NaBr की इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी तरह से हम दूसरे जो इलेक्ट्रोलाइट है उनके एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डाटा के बिहाफ पर।